क्या हम लोगों ने कनाडा आकर गलती की? आज की वीडियो में आपको मैं इस सवाल का जवाब दूँगा। नए आने वाले पहले पस मंज़र जान लें कि हम 4 बंदों की फ़ैमिली जिसमें मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चियाँ जो 5 साल से कम उम्र की हैं, पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा आए साल 2023 के फरवरी में। अच्छा, हमारा पस मंज़र आप थोड़ा सुन लीजिए कि हम पाकिस्तान में वेल सेटल्ड थे। हमारा माशाल्लाह ख़ुद का घर था, कारोबार था और किसी किस्म का कोई मसला हमें पाकिस्तान में नहीं था। कनाडा हम इस वजह से आए क्योंकि 5 साल क़ब्ल जब पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेटल्ड नहीं थे, मैं दुबई में होता था, उस वक़्त मेरी शादी हुई थी। तो उस वक़्त हमने ये प्लान किया था कि अब दुबई से मूव करके किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहिए, जहाँ की हमें शहरियत मिल सके, ताकि हमें ओल्ड एज में बेनिफिट्स भी मिल सके, जॉब सिक्योरिटी हो और एक अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी हो और एक ऐसी जगह पर हम रहते हों, जिसको हम अपना घर कह सकें। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जो लोग अरब इमारात में जाकर कभी काम किया है, उनको इस बात की सेंस है कि वहाँ पर कभी भी इंसान के पाँव जमते नहीं हैं। वो हमेशा अपने आप को एक हवा में महसूस करता है कि कभी भी अगर जॉब से फ़ारिग हो गया तो ना तो शहरियत है, ना ही कोई वर्क परमिट रह जाएगा, तो वहाँ से निकाले जा सकते हैं। इसी वजह से तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सिक्योरिटी महसूस करने के लिए और उसके अलावा अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए हम पहले से प्लान बना लिया था कि किसी ऐसे मुल्क की शहरियत के लिए अप्लाई करते हैं जिसको वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ माना जाता है। उसमें टॉप की 2 चॉइसेस हमेशा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कनाडा के लिए मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि 5 साल क़ब्ल जो मेरी सूरत-ए-हाल थी, मेरी ऐज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और तमाम क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैटर करते हैं हिजरत करते वक़्त, उनमें कनाडा का जो प्रोसेस है वो ऑस्ट्रेलिया की निस्बत मुझे आसान लगता था और बग़ैर किसी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व किए मैं खुद अपने ओन पर एप्लीकेशन लॉन्च करके कनाडा इमिग्रेट कर सकता था। सो जस्ट बिकॉज़ ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस, कंपैरेटिव सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस, मैंने कनाडा को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चुना। अदरवाइज़ ये एक लंबी बहस है कि दोनों ममालिक में से कौन से बेहतर हैं। आमतौर पे ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बेहतर है क्योंकि वहाँ का वेदर अच्छा है, कनाडा का वेदर एक एक्सट्रीम चीज़ है। लेकिन उसके अलावा जो लोगों को सहूलियात मिलती हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से समझ लें कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं है दोनों ममालिक में। दोनों सम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो मैंने 5 साल क़ब्ल जब मैं दुबई से मूव कर रहा था, प्लान कर लिया था कि मैं कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, ताकि इंशाल्लाह आगे जाकर प्रोसेस हो जाएगा तो फिर हम कनाडा जाकर सेटल होंगे। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि दुबई से जब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो कनाडा का प्रोसेस जैसा मैंने समझा था कि 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा और हम कनाडा चले जाएँगे, वो 5 साल ले लेगा। और ऐसा ही हुआ। कनाडा की इमिग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होते-होते 5 साल बीत गए। मीनवाइल पाकिस्तान में जाकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार शुरू किए। जॉब नहीं मैंने वहाँ पर जाकर की, क्योंकि मुझे कभी शौक़ नहीं था जॉब करने का। ऑनेस्टली दुबई में मैंने जॉब की थी, उससे पहले भी जॉब की थी, लेकिन पाकिस्तान में मैं कुछ ऐसा सिस्टम अपना इस्टैब्लिश करना चाहता था कि मैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड रहूँ, या तो अपने खुद के मैंने बिज़नेसेस खोले मुख्तलिफ़ किस्म के, या मैंने ऑनलाइन काफ़ी कमाया माशाल्लाह। लेकिन जॉब मेरी कभी प्रेफ़रेंस थी ही नहीं पाकिस्तान में। और टू दिस डेट आई लाइक दैट डिसीजन बिकॉज़ मैंने एक सेल्फ़ एम्प्लॉय होना सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ें थी जो उस वक़्त मैंने शुरू की दुबई से मूव होकर पाकिस्तान जाकर, जो जिस किस्म के कारोबार मैंने शुरू किए, वो ऐसे कारोबार थे कि आज तक माशाल्लाह चल रहे हैं। और इवन दो मैं पाकिस्तान में हूँ भी नहीं, लेकिन वो इनकम जनरेट कर रहे हैं।
वेदर दे आर ऑनलाइन या ऑफलाइन या कुछ भी मैंने इस तरह का किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे मैंने उनको इस तरह से इस्टेब्लिश किया कि दे हैव बीन कांस्टेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, विच वाज आल्सो अ रीज़न दैट वी टुक दिस स्टेप कि हम पाकिस्तान से कनाडा आ गए, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई इनकम नहीं आ रही होगी अगर मेरी फ़ौरन से कनाडा में जाकर जॉब ना लगी। हमें पता था कि कम से कम इतनी इनकम ज़रूर आती रहेगी जिससे कनाडा नहीं तो पाकिस्तान में तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। तो वो चीज़ें चल रही थी बैकड्रॉप में। वैसे ही अब कनाडा का जो प्रोसेस है वो 5 साल बाद मुकम्मल हुआ, और तकरीबन 2023 के स्टार्ट में ये मुकम्मल हुआ, और ज़्यादा वक्त हमने नहीं लिया। जैसे ही मुकम्मल हुआ उसके 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम कनाडा लैंड कर गए। और कनाडा लैंड जब हम करने लगे उस वक्त हमारे पास जो रकम थी इसके लिए, वो हमने इतनी ही इसके लिए मुख्तस की जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी। यानी 4 बंदों की फैमिली के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की उस वक्त रिक्वायरमेंट होती थी कि 24,733 कनेडियन डॉलर्स होने चाहिए। वो हमने जैसे तैसे किए अरेंज, एक गाड़ी भी बेची, और हमारे पास माशाल्लाह थे फंड्स। गाड़ी वैसे भी क्योंकि बेचनी थी, क्योंकि अब हम कनाडा मूव हो रहे थे तो घर पर कौन उसका ख्याल रखता, खड़े खड़े चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उसको भी हमने बेच दिया। लेकिन कहने का मकसद ये कि कनाडा जब हम आए तो जितनी रकम का बंदोबस्त करके हम आए अपने लिए यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो प्रूफ ऑफ फंड्स ही था जो 24,733 कनेडियन डॉलर से, जो पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 52 लाख रुपया बनता है। अब ये रुपए बढ़ गए हुए हैं, यानी अब अगर कोई फैमिली पाकिस्तान से या कहीं से भी कनाडा आती है तो उसको ऑलमोस्ट 25,500 कनेडियन डॉलर्स अरेंज करने की रिक्वायरमेंट है अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। बहरहाल वो जो पैसे थे जो प्रूफ ऑफ फंड्स के थे वो हम अपने साथ लेकर आए कैश की सूरत में, मोस्ट ऑफ इट कैश की सूरत में ही हम लाए। लेकिन उसमें हमने ये किया कि कुछ कनेडियन डॉलर्स थे, कुछ हमने यूएसडीज़ रखे हुए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ पर आकर जल्दी जॉब मिल जाएगी तो सारे रुपयों को कनेडियन डॉलर्स में रखने की क्या ज़रूरत है। यूएसडी भी एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो हमारे पास वो भी होनी चाहिए। यही सोचकर हमने यूएसडी लिया। लेकिन यहाँ पर आकर पता लगा कि अगर अभी हमें जॉब ना मिलती तो फिर हमें वो दोबारा से एक्सचेंज करवा के सीएडी में कन्वर्ट करवाने पड़ते, क्योंकि हम यानी मैं लकी रहा, फॉर्चुनेट रहा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लैंड होने के 2 महीने के अंदर अंदर 2 जॉब्स मिल गई जिनसे इतनी इनकम आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिससे हमारा किराया भी निकल जाता है, ग्रोसरी भी निकल जाती है और अच्छी गुज़र बसर हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कनाडा इस वक्त एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है। यहाँ पर जॉब्स लोगों को आसानी से नहीं मिल रही। मेरे वो दोस्त या अज़ीज़ और अकारिब जो कनाडा में पहले से मुकीम हैं, जब उन्होंने मेरा केस स्टडी देखी है तो वो मुझे कहते हैं कि बिलाल तुम तो बहुत फॉर्चुनेट रहे हो कि तुम्हें इतनी जल्दी ऐसी जॉब मिल गई है, वरना हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो 8-8 महीने से यहाँ पर हैं, साल-साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली। और यहाँ पर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बड़े रिच बैकग्राउंड से लोग आए हैं, ऐसे कि उन्होंने सोचा था कि हम तो यहाँ पर आकर कभी भी सर्वाइवल जॉब्स नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। इधर आकर वो बेसमेंट में भी नहीं रहे बल्कि उन्होंने पूरे पूरे घर ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं ना, लाइक बिजनेस बैकग्राउंड से लोग आते हैं या काफ़ी लंबे अरसे से दुबई या सऊदीया में काम कर रहे होते हैं, ठीक ठाक पैसा जोड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से जब मूव करके कनाडा आते हैं तो उनके पास इतना अच्छा मोटा पैसा होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं भाई हम कोई छोटी मोटी जॉब करके अपनी सीवी ख़राब नहीं करेंगे, हम करेंगे तो अपने मतलब का ही काम करेंगे, जब तक नहीं मिलता तब तक बैठ कर खाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने यहाँ पर आकर सीधे होते देखा है। जैसे 1.5 साल एक मैं जानता हूँ एक फैमिली को, एक बंदा 1.5 साल पहले वो सऊदीया से आया, बहुत पैसे कमा के आया, इधर उसने टाउन हाउस लेकर रखा जिसके वो महीने के $3,500 देता रहा, और वो इतना रिलैक्स्ड था कि 1.5 साल के अरसे में उसने इवन गाड़ी का लाइसेंस तक नहीं लिया और कोई जॉब सर्वाइवल नहीं की। लेकिन अब जब मैं आया हूँ और जो मुझे जॉब मिली है तो वो मुझे कह रहा है कि बिलाल किसी तरीके से मेरी भी जॉब करवा दो, क्योंकि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है और अब मैं ये टाउन हाउस से भी मूव होकर किसी बेसमेंट में जाना चाहता हूँ, कि खाम खा का पैसा फूक रहा है, वक्त तो गुजर जाता है बेसमेंट में भी टाउन हाउस में भी, और मैं खाम खा के पैसे जला रहा हूँ।
और मुझे वक़्त पर एहसास नहीं हुआ और मैंने बहुत अपना पैसा वेस्ट किया है। मुझे पहले से जॉब करनी चाहिए थी, मुझे पहले से ड्राइविंग लाइसेंस लेकर रखना चाहिए था, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं जो खुद जॉब कर रहा हूँ, वो वाली उसको भी किसी तरह से दिला दूँ कंपनी में बात करके। तो कहने का मकसद ये है कि कनाडा अगर आप आ रहे हैं, तो चाहे आप कितने भी साउंड हैं फाइनेंशियली या कितने भी रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इधर डाउन टू अर्थ होकर आएँ और फुल मेहनत करें पहले दिन से। इधर आकर रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इधर अय्याशी करने की ज़रूरत नहीं, इधर बैठकर अगर आप खाएँगे ना, तो कानून के ख़ज़ाने भी खाली हो जाते हैं। यहाँ पर हरगिज़ ऐसा मना करना कि आए हैं और जब तक आपको अपने मतलब की या फ़ील्ड की या प्रोफ़ेशन की जॉब नहीं मिलेगी, तब तक आप बैठे रहेंगे और बैठ के खाएँगे, क्योंकि आपको नहीं पता वो बैठना कितना प्रोलॉन्ग हो सकता है। इवेंचुअली जब आपको ख़्याल आएगा, उससे पहले हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि जब आपको ख़्याल आएगा, ज़रूरी नहीं है कि उस वक़्त आप अप्लाई करो और आपको जॉब्स मिल जाएँ, कोई आपको हाथों हाथ ले ले। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर जैसे ही आएँगे वैसे ही आपने काम ढूँढना स्टार्ट कर देना है। अब उसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिन चीज़ों में मैंने थोड़ी देर कर दी, वो ये था कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई लेट किया। एक तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कनाडा इतना खुला-खुला, बड़ा-बड़ा है, घरों से इतनी दूर होती हैं मार्केट्स के, आप पैदल काम नहीं अपने कर सकते। वैसे भी घर हाउसिंग कम्युनिटीज़ में बने होते हैं और मार्केट्स सेपरेट बनी होती हैं आमतौर पर। या तो आपको बसेस के ज़रिए कम्यूट करना होता है, या आपको अपनी गाड़ी या ऊबर पर जाना होता है। ऊबर पर जाएँगे तो बहुत महँगा आपको पड़ेगा। तो पैसा बचाने का यही तरीका है, या तो आप बसेस पर जाएँ, जो कि ऑब्वियसली कन्वीनिएंट नहीं होता अपनी फैमिली के साथ हर वक़्त बसेस पर मूव करना, तो आपको इवेंचुअली गाड़ी लेनी ही है। अब उसमें मैंने ये देर की कि जी1 के लिए मैंने अप्लाई किया लैंड होने के तकरीबन 3 हफ़्ते के बाद, और जब जी1 मुझे मिल गया, उस वक़्त मैंने जी2 के लिए अप्लाई किया, जी2 के लिए नहीं, सॉरी, डायरेक्टली जी के लिए अप्लाई किया, और वो मुझे 1 महीने बाद की डेट मिली। अब 1 महीने बाद की जब डेट मिली और जी दिया, तो उसमें मैं फ़ेल हो गया। उसके बाद जब मैंने जी2 के लिए अप्लाई किया, तो फिर मुझे 1.5 महीने बाद की डेट मिली है। मतलब ऑटोमैटिकली लैंड होने के तकरीबन 2 महीने या ढाई महीने तो ये बन गए कि बाद मैं जी2 के लिए एग्ज़ाम दूँगा। तो जी2 के लिए एग्ज़ाम दूँगा, वो क्लियर होगा तो जी2 लाइसेंस मुझे मिलेगा, फिर मैं गाड़ी लेकर उसको इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। तो क्यों आपने इतना वेट करना है? आते साथ ही जैसे ही है, जी1 की तैयारी आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भी आ रहे हैं। जी1 की तैयारी आप वहीं से कर लें, बिकॉज़ सिर्फ़ वो एक नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें रोड सिंबल्स और रूल्स ऑफ ड्राइविंग के मुतालिक होता है। इंटरनेट पर आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा, सिंपल ये सर्च करें जी1 ड्राइविंग लाइसेंस प्रैक्टिस मटीरियल, तो आप घर में बैठे उसको 1 दिन में तैयार कर सकते हैं, और इधर आते साथ आप उसके लिए आपको पहले से कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आएँ, ड्राइव टेस्ट सेंटर में जाएँ, उधर से अपॉइंटमेंट लें, उसी वक़्त आप नॉलेज टेस्ट दें और आप जी1 ले सकते हैं, और साथ ही फिर आप उसी दिन जी2 के लिए अप्लाई कर दें, जल्दी से जल्दी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना पड़े तो 3 हफ़्ते से ऊपर वेट ना करना पड़े, और आप जी2 या जी जो भी आप देना चाहते हैं, बेस्ड ऑन योर यूनिक सर्कमस्टांसेस, आप दे सकें। क्योंकि जैसे ही आपके पास लाइसेंस आएगा, तभी आप गाड़ी चला सकेंगे। जी1 में मैं अब गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर का होना एक कानूनी शर्त है। तो मतलब इंडिपेंडेंटली तो फिर ना हुआ, वो तो तब होगा जब मेरे पास जी2 या जी लाइसेंस होगा। चलिए, ये बात हो गई लाइसेंस की, कि आपने आते साथ ही अप्लाई करना है लाइसेंसेस के लिए, इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी। दूसरा लेसन आपने ये सीखना है कि आपने आते साथ कामों के लिए अप्लाई करना है, जॉब्स के लिए, और कोई सी भी जॉब मिले आपको वो करनी है। इसमें बिल्कुल आपने नखरा नहीं करना। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स जो आते हैं, आते साथ सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। मैंने नहीं की, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की सर्वाइवल जॉब करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे अच्छे वक्त पर 2 ऐसी जॉब्स मिल गईं जो सर्वाइवल जॉब से बहुत ऊपर लेवल की हैं, जिनमें से एक को मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली 2 में से एक ही मैं कर सकता था, दोनों फुल टाइम थी, और एक वो है जो मैं कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ वो वर्क फ्रॉम होम जॉब है। उसको मैंने प्रेफर इसलिए किया क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम है, इसमें कम्यूटिंग के कोई एक्सपेंसेस या टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं घर से बैठकर ये जॉब कर सकता हूँ। कंपनी ने मुझे इक्विपमेंट भेज दिया है घर में बैठकर, लेकिन ये है कि सारी मेरी रूटीन मॉनिटर होती है। मैं बिल्कुल भी, मतलब कि कंपनी को पता होता है, अगर मैं 1 मिनट भी ऑफ लेता हूँ तो वो भी मेरी पे में से कटता है। तो इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का भी। जब से कोविड आया है, तो बहुत सी कंपनीज़ ने स्विच कर लिया है ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की तरफ। तो लेकिन ऐसे सिस्टम्स भी साथ में डेवलप किए हैं कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग और सुपरविज़न रहती है कंपनीज़ की, और काम की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता।
तो मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, इस वजह से मेरे लॉजिस्टिक्स और वो सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं, विच मेक्स इट टोटली वर्थ इट, जिसकी वजह से मैंने दूसरी जॉब को छोड़ दिया। जो दूसरी जॉब थी दैट वाज ऑफ ऑटोमोटिव सपोर्ट एडवाइज़र, एक बड़ी कार कंपनी थी यूएस की, उसके लिए मैं ऑटोमोटिव सपोर्ट एडवाइज़र के तौर पर हायर हो रहा था, लेकिन उसमें मुझे घर से निकल कर जाना था ऑफिस में डेली, तो उसमें 1.5 घंटा जाने का आने का वेस्ट होता, फिर प्लस कम्यूटिंग के पैसे लगते, जैसे मैंने वर्क फ्रॉम होम की जॉब पसंद की है। वर्क फ्रॉम होम की जो मेरी जॉब है वो आईटी बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, और बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो कनाडा में इन डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और एक तो मेरी अपनी कंपनी में भी अपवर्ड मूव होने के बहुत से प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि अब मैं समझा हूँ कि मेरी कंपनी बहुत सी जॉब्स एडवर्टाइज़ करती है, लेकिन बाहर एडवर्टाइज़ करने से पहले इंटरनली एडवर्टाइज़ करती है, ताकि कंपनी के जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से अगर कोई ऊपर आना चाहता है तो वो जॉब ले ले। तो मैं इवन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स स्पेशलिस्ट भी बन सकता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकता हूँ विद जस्ट गेटिंग अ लिटिल एक्सपीरियंस यहाँ पर। तो ये है मेरी जॉब के बारे में। बाकी एक क्वेश्चन लोगों का मेन होता है कि कनाडा में काम तब तक नहीं मिलता जब तक आपके पास कैनेडियन एजुकेशन या कैनेडियन एक्सपीरियंस ना हो। ये कहाँ तक सच है? पर्सनली मैं बात करूँ, मेरे से आज तक किसी ने कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं मांगा। मेरे से मैंने जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, मुझे कोई 8-10 इंटरव्यू कॉल्स आई हैं। जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें जो भी मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो मैंने पाकिस्तान में गेन किया, चाहे मैंने यूएई में गेन किया, उन्होंने उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की है और उसको कुरेदने की कोशिश की है कि मैंने क्या काम किया, किस कंपनी के साथ काम किया, जॉब की नेचर क्या थी। अगर ये कहा जाए कि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, या वो बिल्कुल रद्दी समझते हैं उस एक्सपीरियंस या एजुकेशन को जो आपने आउटसाइड कनाडा ली होती है, तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं पाया, क्योंकि मेरे से जितने एम्प्लॉयर्स ने भी इंटरव्यूज़ आज तक किए हैं उन्होंने बहुत लिफ्ट करवाई है उस एजुकेशन और एक्सपीरियंस को जो मैंने आउटसाइड कनाडा गेन किया था। इनफैक्ट जो मुझे जॉब मिली है उसी बेसिस पर मिली है कि मैंने कंपनी को मैंने बताया कि मैंने पाकिस्तान में ये काम किया, मैंने यूएई में ये काम किया, और वो उन्होंने वेरीफाई किया, तब मुझे ये जॉब दी। सो ये कहना कि कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के लिए नॉन कैनेडियन एक्सपीरियंस या एजुकेशन मैटर नहीं करता, तो ये चीज़ मेरे केस में मैंने बिल्कुल फेल होते देखी है। थ्योरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन भी मैटर करती है और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हाँ, ये है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें जब तक आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आप काम नहीं कर सकते। कुछ जॉब्स डेफिनेटली ऐसी, फॉर एग्जांपल मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, अगर मुझे नक्शों पर साइन करना है, जब तक मैं कनाडा का प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं बन जाता तब तक मैं नक्शों पर साइन नहीं कर सकता। एंड विच मेक्स टोटल सेंस, बिकॉज कनाडा का कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया भर में कहीं से भी बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यहाँ पर मोस्टली वुडन बेस्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो चीज़ों की बनावट ही मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ का पहले लाइसेंस लें और फिर आप उन प्रोफेशंस में काम करें। लेकिन आउटसाइड ऑफ दोज प्रोफेशंस देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस जिसमें आप काम कर सकते हैं विदाउट हैविंग कैनेडियन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो बस आपने करना ये है, जैसे ही आप आएंगे पॉपुलर जॉब सर्चिंग इंजन जैसे इंडीड हो गया, जिप रिक्रूटर हो गया, मॉन्स्टर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन पर आपने डेली चेक करना है कि आपके इलाके में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, या अपने इलाके में ना भी लिमिटेड रहें, बस अपनी सर्च को एक्सपैंड करें जहाँ भी आप समझते हैं। अगर आप रिलोकेट भी कर सकते हैं, जस्ट इलाका मेंशन करें, कौन सी जॉब करना चाहते हैं वो मेंशन करें। यहाँ पर बहुत जॉब्स आती हैं। कनाडा में लोग कम हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं। हाँ, लोगों को जॉब्स मिलती इस वजह से नहीं है क्योंकि उनको ढूंढने का तरीका मैं समझता हूँ किसी हद तक सही तरह से नहीं आता, जिसकी वजह से लोग 8-8 महीने बैठे रहते हैं, साल-साल जॉब ढूंढते रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन मैंने कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विदाउट किसी पावे के, विदाउट किसी रेफरेंस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर कहते हैं कि कनाडा में कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस हैं, कोई जानने वाला बंदा आपको रेफ़र कर दे तो आप हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है, मेरा एक जानने वाला था, उसने कंपनी में मुझे रेफ़र भी किया, लेकिन उस कंपनी ने मुझे नहीं रखा फॉर व्हाटएवर रीजंस कंपनी की रही होंगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा एक्सपीरियंस मैच नहीं करता जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ। लेकिन अगर खाली रेफरेंस ही काम करता होता तो उस जॉब में मुझे ज़रूर हायर हो जाना चाहिए था। उसके बरक्स जो जॉब मुझे मिली है उसके लिए मुझे किसी ने रेफ़र नहीं किया। मैंने अपने ऑन पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉब ढूंढी और मुझे मिल गई। तो ये कहना कि कनाडा में सिर्फ कनेक्शन से या रेफरेंसेस से जॉब्स मिलती हैं, तो ये चीज़ भी मैंने गलत होती देखी है। तो आपने करना ये है कि आपने सीवी अच्छे तरीके से बनानी है, बिकॉज योर सीवी इज़ एवरीथिंग।
अगर आपने काम किया है कोई पहले, आप उसमें से हाइलाइट करके वो एस्पेक्ट्स अपनी रिज्यूमे में डालें जो उस जॉब से रिलेटेड हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। भले वो कीवर्ड्स हैं, भले वो जॉब के कुछ भी एस्पेक्ट्स हैं। सीवी कैसे बनाते हैं उसके बारे में एक तफसीली वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, देख लीजिएगा, आपकी मदद होगी उसमें। तो आपने आते साथ जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। मेरा यही हदफ था। मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया और हमने पैसे वेस्ट नहीं किए। हमने कोई आउटिंग्स नहीं की यहाँ पर आकर। कनाडा में जो घर है वो यहाँ पर आने से पहले ही हमने ले रखा था। हमारे एक फ्रेंड्स थे, वो इसी इलाके में रहते थे। उनको हमने कह दिया था हमने करीब में कोई बेसमेंट देखे जो मुनासिब सी हो, तो उन्होंने ये बेसमेंट देख दी। हालाँकि थोड़ी महँगी उन्होंने देखी, ये कह सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी वैसे ही वैसे रेट्स बहुत हाई हुए हुए हैं। ये 1800 कनेडियन डॉलर्स में ऑल यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडेड बेसमेंट है, जिसका एक मैंने कंप्लीट बेसमेंट टूर भी दिया है एक डिफरेंट वीडियो में, जिसका लिंक अगेन मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो शायद आपको पसंद आए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो हमने 1800 की ली, लेकिन ऐसी बेसमेंट मैं देख रहा हूँ कि जीजी पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर 16 टू 1650 या 1700 कनेडियन डॉलर्स में ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड वन बेड बेसमेंट मिल जाती है इस इलाके में। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन हमें एयरबीएनबी नहीं करना पड़ा, जिसमें लोग आकर रहते हैं। अगर जब उनकी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट नहीं हुई होती, पहले एयरबीएनबी में रहते हैं हफ्ता 2 या 3 हफ्ते या महीना, और फिर उसके बाद अपनी अकोमोडेशन में मूव होते हैं, तो एयरबीएनबी भी उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमने वो पैसे बचा के ये पहले से बुक करवा ली, तो चले हम यहाँ पर आ गए। लेकिन हमने फिर इसी इलाके में जॉब्स ढूंढी और वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। तो अब हमारा यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है कि जो पैसे खर्च हुए थे ना, मतलब कि आते साथ हमारा पानी की तरह पैसा निकला है। जो प्रूफ ऑफ फंड्स थे उसमें से समझ लें आधे से भी ज़्यादा पैसे 2 महीने के अंदर अंदर खर्च हो गए। और 2 महीने अगर और जॉब ना मिलती ना, तो मोस्ट ऑफ द पैसे खर्च हो चुके होते और इतने ही पैसे होते कि बंदा टिकट कराए और पूरी फैमिली वापस चली जाए अपने मुल्क। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पैसे लास्ट ही नहीं कर रहे, लंबा चल ही नहीं रहे, तो फिर आप कितना चांस पे बैठे रहेंगे। हाँ, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट आता है, उसको मिलाकर भी हम अगर हमें जॉब ना मिलती ना, क्योंकि हमारे केस में जो मेरी बीवी है ना, वो जॉब अभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चियाँ उसको इतनी एंगेज अपने साथ रखती हैं कि उनके साथ स्पेशली छोटी बच्ची के होते हुए जब तक वो थोड़ी इंडिपेंडेंट नहीं होती, हिना बिल्कुल जॉब नहीं कर सकती। जो करना था मैंने ही करना था। अब अगर मुझे कनाडा में लैंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर जॉब ना मिली होती ना, तो हमने ये प्लान किया हुआ था कि फिर हमने टिकट करवानी है और वापस जाना है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर अगर आप टिकट के पैसे भी खर्च कर लेंगे, 2 महीने आपके और गुजर जाएंगे चांस बेसिस पे, उसके बाद भी आपको जॉब ना मिले, तो वापस जाने तक के आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो हमने यही सोचा हुआ था कि मैक्सिमम 6 महीने का चांस है जो अपनी ज़िंदगी के साथ हम ले रहे हैं। जॉब मिली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम वापस मूव कर जाएंगे। इतना हमने बफर में, मतलब कि एंड में रिजर्व में पैसे रखे हुए थे कि जाने का टिकट हो हमारे पास। और यकीनन कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के साथ भी हम 6 महीने से ऊपर गुज़ारा नहीं कर सकते थे कनाडा में, हमें फिर वापस जाना ही पड़ता। वो तो खुशकिस्मती रही कि 2 महीने के अंदर-अंदर मुझे 2 जॉब्स मिल गई, जिनमें से एक छोड़ के मैंने फिर दूसरी की। और अब ये आलम है कि वो जो हाफ़ ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स हमारा निकल गया हुआ था पहले 2 महीनों में, वो अब रिकवर हो रहा है। चाइल्ड बेनिफिट भी आने लग पड़ा है और मेरी सैलरी इतनी है कि उसमें हमारा रेंट, ग्रोसरी सब कुछ वो कवर हो जाता है। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सैलरी इस वक्त नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसी जॉब में भी अगर मैं रहूँ ना, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स आई विल बी अर्निंग फार मोर देन व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। और उसके अलावा मीनवाइल मुझे मौका मिल गया है कि इस जॉब को करते हुए साथ-साथ मैं दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करूँ, और डेफ़िनेटली जो भी मौका हाथ लगे उसको मैं करूँ। एक बार ड्राइविंग लाइसेंस आ गया तो वैसे ही अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मल्टीप्लाई हो जाएँगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट कैन यू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, कि आपको 2023 में इंडिया या पाकिस्तान से कनाडा आना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। ये हर इंसान की अपनी ज़िंदगी की यूनिक सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अगर तो आप किसी ऐसे सेटअप में हैं, जैसे आपके कंबाइंड फैमिली सिस्टम में हैं, होता है एक घर में बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही होती हैं और सभी का दम घुटा हुआ होता है। अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो
इट इज़ लाइक अ हेवन फॉर यू। ऑब्वियसली आपको अपने ओन पर ग्रो होने का, एक्सपैंड करने का रूम मिलेगा, स्पेस मिलेगी और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक ऐसे सेटअप में से आ रहे हैं कि जहाँ आप ऑलरेडी बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छा कमा रहे हैं अपने मुल्क में, तो फिर आपको कनाडा में आकर हो सकता है कि पसंद आए, हो सकता है कि आपको ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि आप बहुत आसाइशों के हिले हुए हैं। हमारा जो केस है, हम दूसरे केस से ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हम माशाल्लाह वहाँ पर बहुत वेल सेटल थे। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगी के साथ ये चांस लेना चाहते थे फॉर वन बिग रीज़न कि मैं दुनिया देखना चाहता था। मुझे पता था मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा सेटल्ड हूँ, लेकिन अपने अंदर एक था, एक जिसको बोलते हैं कीड़ा था कि दुनिया देखनी है और ये एक मौका हाथ लगा है कि मैं देख सकता हूँ। वरना अदरवाइज़ आप कितना भी अच्छा अपने मुल्क में कर रहे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप बहुत ज़्यादा आउटिंग करें, मतलब कि डिफरेंट मुल्कों में घूमें फिरें, अनलेस यू आर अ सेलिब्रिटी या यू आर अर्निंग क्रेजी मनी। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक मौका है कि मैं एक डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड देख सकता हूँ और अपने लिए भी प्रोफेशनल ग्रोथ की और इवन बिजनेस के हिसाब से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और ये सच है कि मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता चला है यहाँ पर आकर जिनका मुझे बिल्कुल इदराक नहीं था बैक होम, कि किस किस तरीके से ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है। कनाडा में जब आप एक दफ़ा आ जाते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन आपको कमाने के मौके देती हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है उनसे कमाना अगर आप कनाडा में होते हैं, बिकॉज उनके लिए आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर भी रिक्वायर्ड होता है, आपका कनाडा में होना रिक्वायर्ड होता है। आप ऑनलाइन कमा तो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन कनाडा में होना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली हैं जिनका मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं था कि लोग इस तरह से भी पैसा कमाते हैं। तो ये नॉलेज गेन करने के लिए मैं कनाडा आना चाहता था, इस एक्सपोजर के लिए, अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ एंड एक्सपोजर और माइंड के खुलने के लिए मैं कनाडा आना चाहता था। सो दिस वाज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और फिर ठीक है, पसंद आया तो लंबा टिकेंगे, नहीं पसंद आया तो 2 साल बाद भी अगर हम बैक होम मूव कर जाते हैं तो तभी हमारी परमानेंट रेजिडेंस मेंटेन रहेगी। 3 साल इधर स्टे कर जाते हैं तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसके बाद हम कहीं पर भी मूव बैक कर सकते हैं या मूव आउट कर सकते हैं, किसी ने हमें बांधा हुआ तो है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इट वाज अ मूव वर्थ मेकिंग फॉर अस, कि हमने माशाल्लाह पैसा भी कमाया इसमें, एक डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड देखी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सप्लोर की और साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों का पता चला। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और किस बारे में आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, बताइएगा ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।